बता सके कि आवाज़ कुछ अब बेटर हुई है। ओके, वॉइस इज़ नॉट क्लियर, सो व्हाट आई विल डू इज़ मैं इसको ज़रा यूज़ करता हूँ। अब आवाज़ कुछ बेटर हुई है। अब मैं हेडफोन्स के बगैर आवाज़ बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इज़ इट बेटर नाउ? Clear now. Okay, so I think I will not use the headphones then. I was initially advised कि headphones से better होगा, लेकिन now it is better voice. ठीक है. Right. So as I have already said, my name is Yasser, and मैं आजकल I'm working as specialty doctor in nephrology and general medicine in UK NHS system. Uh, and I have also experience of working in intensive care, and I have also worked in emergency medicine. So I have been dealing with the patients who become to us acutely unwell. Now this is a live session. As I said, I thank to IBL Healthcare for contacting and inviting me on their Facebook page to talk about this current pandemic condition of COVID-19 coronavirus. और आई एम प्रिटी मच श्योर कि जितने बंदे भी इस टाइम ये देख रहे होंगे, सबको इस वायरस का, इस बीमारी का एटलीस्ट सम नो हाउ ज़रूर होगा। इसको ज़रूर नो हाउ ज़रूर होगा, क्योंकि ये इतने अरसे से ये चल रहा है। दिसंबर से ये स्टार्ट हुआ है, जो कि चाइना से स्टार्ट हुआ है, और उस वक्त से लेकर अभी तक ऑन डेली बेसिस इसके ऊपर सोशल मीडिया पर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर इसकी अपडेट्स आ रही हैं। अब हम से जब रब्ता किया गया, हमने भी यही डिसाइड किया कि इसके ऊपर बात करें, लेकिन हम जो बेसिक बातें हैं जो कि ऑलरेडी बहुत दफ़ा हो चुकी हैं, उसके ऊपर हम बहुत कम बात करेंगे। लेकिन जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम ज़रा जो फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट्स हैं या जो करंट एक्टिवली जो चीज़ें चल रही हैं इससे रिलेटेड, उसके बारे में बात करें। और अगर कुछ लोगों के जहन में आई एम श्योर कि बहुत सारे सवाल होंगे, वो करेंगे, उनका कुछ जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। इसका इस सेशन का मेन पर्पस है पब्लिक अवेयरनेस। अपार्ट फ्रॉम दैट नो अदर बेनिफिट ऑफ एनी सॉर्ट इज़ इंटेंडेड। हमारे आज के सेशन का एजेंडा ये होगा कि हम इस सेशन में मेनली बात करेंगे मैनेजमेंट और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट से के हवाले से, लेकिन उसको जानने से पहले हम कुछ और चीज़ें के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड हम बात करेंगे, थोड़ी सी इसकी टर्मिनोलॉजीज़ जो यूज़ होती हैं वो उसके बारे में हम बात करेंगे। ये वायरस इटसेल्फ इंसान के अंदर जाता कैसे है और ये डिजीज़ कैसे काज करता है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। फिर हम ट्रीटमेंट के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, और साथ आखिर में हम इसकी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो प्रिवेंशन है, एंड टू स्ट्रैटेजीज, पॉसिबल स्ट्रैटेजीज टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज़, इसके ऊपर हम थोड़ी सी फिर बात करेंगे। अच्छा, और फिर मैं कोशिश करूंगा कि हम इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाएं। अगर दरमियान में कुछ सवाल कोई आते हैं और अगर मैं उसको आंसर कर सका वो करूंगा, नहीं तो अदरवाइज फिर हम एंड में जो क्वेश्चन हैं उनको हम आंसर करेंगे। तो टू स्टार्ट विद, ये कोरोना वायरस इज़ नॉट समथिंग न्यू। ये जो कोरोना वायरस है ये 1960s के अंदर चल रहा है, और इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कोरोना वायरस हैं वो सामने आए हैं, जो कि अभी कहते हैं कि ऑलमोस्ट देयर आर 7 टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस। उन 7 में से जो 3 वायरसेस हैं वो एज अ आउटब्रेक दुनिया के सामने आए हैं, जिसको हम वबा की सूरत में कह सकते हैं। जो 2 हैं उनमें से पहला था SARS कोरोना वायरस, और SARS बनता है सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, और ये आया था 2003 में। फिर जो दूसरा था उसको कहते हैं MERS कोरोना वायरस, ये आया था 2012 में। अच्छा, इनके बारे में भी थोड़ा सा जानना ज़रूरी इस वजह से है कि ये जो अभी जो कोरोना वायरस का है ये आउटब्रेक आजकल जो इसकी वबा फैली हुई है, कि ये मेन इनकी फैमिली एक ही है। तो इसलिए जो पुराना इन्फेक्शन हो चुके हैं उसके ऊपर थोड़ी सी स्टडी करना, उसके आउटकम्स को देखना बड़ा ज़रूरी है। अब जैसा इंपॉर्टेंट एक चीज़ मेंशन करना वो ज़रूरी ये है कि अब ये जो है SARS और MERS, ये इनकी जो वबा आई थी उसके बाद तक अभी तक दोबारा से उनकी वबा नहीं आई। एक तो ये चीज़ है।
और दूसरा ये जो तीसरा ही वबा है या पेंडेमिक की सूरत में जो आया है, कोरोना वायरस, SARS, कोरोना वायरस 2, इसको पार्ट 2 कह लें उसका। और ये जो अभी आजकल चल रहा है। अच्छा, ये डिफरेंट किस तरह से है? सबसे पहला इसका जो डिफरेंस ये है कि इसकी जो ट्रांसमिशन है, इट वाज सो फास्ट कि इट हैज़ अफेक्टेड ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। नंबर टू, इसका जो डिफरेंस है वो ये है कि इसकी जो सिवेरिटी है वो काफ़ी सख्त है। इसके 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 में जो रेट ऑफ मोर्टालिटीज़ हैं या इसमें जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू अदर। प्लस इसने रैपिडली जो है उसने अफेक्ट किया सबको, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के जो इवन डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको ये कंट्रोल करने में स्टार्ट में बहुत प्रॉब्लम हुई है। और इसके बारे में थोड़ी सी मैं बात आगे करूंगा कि यही लिंक करती है कि हमने ये जो लॉकडाउन से रिलेटेड हम बात करते हैं या इसके जो स्प्रेड को रोकने की बात करते हैं, और आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि बात करते हैं कि पीक जा रहा है कर्व का, पेशेंट्स जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो डायग्नोज बहुत तेज़ी से डायग्नोज हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी से ये लिंक करती हैं। अच्छा, अब अगर हम और उस बारे में थोड़ी सी मैं बात करूंगा एंड में, जब हम प्रिवेंशन या स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे। अच्छा, आगे अगर हम अब चलें कि ये कोरोना वायरस जो है ये करता कैसे है, ये डिजीज करता कैसे है। अच्छा, ये ह्यूमन टू ह्यूमन इसकी ट्रांसमिशन होती है। ये जो वायरस है, ये अगर जो कोई कैरियर है, कोई भी इंसान कैरियर है, उसके जो रिस्पायरेटरी जो सिस्टम है, जो सांस लेने का जो अल्लाह पाक ने जो एक सिस्टम बनाया हुआ है, उसके अंदर ये जो अगर जो कोई कैरियर है उसके अंदर ही होता है, वो अब अगले दूसरे ह्यूमन बीइंग को ट्रांसमिट कैसे कर सकता है? जो कोई भी कैरियर है वो अगर सांस लेगा, अपने सांस के जरिए वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में इसके बाहर निकलेगा और स्प्रेड करेगा। अगर वो खांसी करता है तो फिर ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बाहर स्प्रेड करेगा। अगर वो स्नीज करता है, ये छींकता है, तो उसकी सूरत में वो उस तरफ वो जाएगा, दूसरे के लोगों की तरफ जाएगा, जाके फिर या हवा में जाएगा, इसके ऊपर मैं बात करूंगा, या सर्फिस के ऊपर जाएगा, गाड़ी के जो दरवाजे हैं, डोर नॉब्स हैं, उनके ऊपर जाएगा, लोग जो हाथों के ऊपर जाएगा। इन्हीं बेसिस की वजह पे ये कहते हैं कि रैपिड हैंड वॉशिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो सर्फिस हैं, जो जो वुड की सर्फिस हैं, उनको साफ रखना बहुत ज़रूरी है। अब इसको स्टार्ट में तो ड्रॉपलेट में ही कहा गया था, फिर बाद में कहा गया कि एयर बॉर्न है, कि अगर एक दफ़ा हवा में आ जाए तो उधर ही रहता है, हवा से फैलता है। उसके बारे में क्लियर कर दूं कि बेसिकली इसका जो साइज़ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि इट इज़ वेरी ऑफ वेरी वेरी स्मॉल साइज़। इसका जो साइज़ है तकरीबन 0.12 माइक्रोमीटर है। अब इतने छोटे साइज़ की चीज़ जो है वो जब बाहर आएगी तो वो नीचे की तरफ उसका जाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो ग्रेविटी, कोई भी चीज़ नीचे जाती है वो फिजिक्स है, ग्रेविटी के इफेक्ट से नीचे जाती है, लेकिन सिंस साइज इज वेरी वेरी स्मॉल सो इट डज नॉट गो डाउन। तो ये हवा के अंदर कुछ ज़्यादा देर के लिए रहता है एज कंपेयर टू प्रीवियस वायरसेस। तो इसलिए इसको एयर बॉर्न तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये ड्रॉपलेट है और इसी वजह से ये ज़्यादा देर हवा के अंदर ये रहता है। अच्छा, अब इन सोर्सेज की वजह से ये एक ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसमिट कर जाता है। अब उस ट्रांसमिशन को रोकने के लिए आप खुद सोच सकते हैं कि जो पहले हम बातें करते हैं, हैंड वॉशिंग, यूजिंग मास्क, और सारी वो जो चीज़ें हम लोग शुरू से अब जो हमें बताते जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात जो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कि एक इंसान से दूसरे इंसान को ना लगे। अच्छा, इसके अंदर एक और भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब किसी इंसान को ये कैरियर बन जाता है इस वायरस का, इसके अंदर 5 से 7 दिन तक कहते हैं कि पेशेंट, आई विल यूज़ द वर्ड पेशेंट, के ही और शी रिमेन्स एसिम्टोमेटिक, कि इसके अंदर कोरोना वायरस के या फ्लू के तरह के कोई भी सिम्टम नहीं आते। इसके जब एक इंसान कैरी कर लेता है उसके 3 तरह के आउटकम्स हो सकते हैं। एक तो आउटकम यह है कि पेशेंट कैन रिमेन एसिम्टोमेटिक, और एसिम्टोमेटिक पेशेंट इज अ कैरियर, वो भी एक जो ट्रांसमिट है एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसमिट कर सकते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं, वायरल शेडिंग का हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं आमतौर पे। तो ये इट हैज़ गॉट द ability of rapid viral shedding even if the carrier has got very small amount of viral particles in his or her body. अच्छा, दूसरा जो आउटकम पॉसिबल है वो ये है कि जिनके अंदर ये इन्फेक्शन हो उसके
सिर्फ और सिर्फ जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक है, जिसमें कह सकते हैं कि गले की सोजिश, नाक का बहना, थोड़ी सी खांसी होना, नज़ला, ज़ुकाम, सर दर्द, बुखार, माइल्ड सिम्टम्स के साथ ये भी एक आउटकम हो सकता है। और यही वजह है कि ये इस कोविड 19 ये जो वायरस है, इसको WHO ने, ये बेसिकली इसका जो मेडिकल नेम है वो है SARS कोरोना वायरस 2। इसको आई थिंक WHO ने इन फरवरी दे नेम्ड इट एज कोविड 19, और मैं आगे थ्रू आउट अपने सेशन में कोविड 19 का वर्ड यूज़ करता रहूँगा। अच्छा, ये जो कोविड 19 का ये जो वायरस है, ये इसका जो दूसरा आउटकम है वो ये है कि इसकी अपनी भी कुछ डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं। यही वजह है कि हम अपने जब पेशेंट्स देखते हैं, आप लोग देखते हैं कि यार एक बंदे को कोविड 19 का इन्फेक्शन होगा लेकिन वो बिल्कुल ठीक ठाक है, उसको कुछ भी नहीं हुआ, या एक बंदा उसको इन्फेक्शन हुआ कोविड 19 का, उसको सिर्फ नज़ला ज़ुकाम बुखार हुआ, फिर वो ठीक हो गया है। और फिर तीसरी कैटेगरी आ जाती है जिसके अंदर सीवियर सिम्टम्स सामने आ जाते हैं। अच्छा, उसमें होता क्या है कि जब इंसान के अंदर वो ट्रांसमिट हो जाता है, वो कैरियर जब बन जाता है उसका कोविड 19 वायरस का, फिर बॉडी के अंदर एक नेचुरल मैकेनिज्म है वो जो इनिशिएट करता है उस, और जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। अब इम्यूनिटी जो प्राइमरी या नॉर्मल एक इम्यूनिटी है उसको कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। अब इनेट इम्यूनिटी का मतलब ये है कि इनेट इम्यूनिटी का मतलब ये है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल इंसान के अंदर जाएगा तो वो बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करेगी। अब ये जो इनेट इम्यूनिटी है, इट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर कोविड 19। ये एक जनरल फिजियोलॉजिकल नॉर्मल बॉडी का रिस्पॉन्स है। अब इस रिस्पॉन्स की बेस के अंदर डिफरेंट बॉडी के जो है जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, उन एक्टिविटीज़ के अंदर भी एक चीज़ है जिसको कहते हैं हम साइटोकाइन स्ट्रोम, जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो इनिशिएट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको स्वीयर टेम्परेचर के सिम्टम्स आते हैं। प्लस उस इम्यूनिटी के रिस्पॉन्स में जब वो वायरस के तरफ इम्यूनिटी जब अटैक करती है, तो वो सिर्फ उस वायरस को ही टारगेट नहीं करती, बल्कि उसके जो इर्द गिर्द के जितने भी जो टिश्यूज़ हैं, लंग्स हैं, लंग्स के जैसे टिश्यू हैं, लाइनिंग एपिथेलियल लाइनिंग उनको कहते हैं, उसको भी वो डैमेज करता है। अब इसमें ये सिंस इट इज़ अ लाइव सेशन, एनीवन कैन, एक्सपेक्ट करता हूँ कि नॉन मेडिकल लोग भी होंगे और शायद मेडिकल प्रोफेशनल भी होंगे, तो मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं बैलेंस करूँ, मैं बहुत ज़्यादा जो मेडिकल जॉर्गन्स हैं वो यूज़ ना करूँ, थोड़ी सी आसान लैंग्वेज में बात करूँ ताकि लोगों से आपको समझ लग सके। क्योंकि ये जब तक ये सही से समझ नहीं लगेगी तब तक पूरी पब्लिक को ये अवेयरनेस नहीं आएगी कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है और इसको फिर रोका कैसे जा सकता है, क्योंकि एक फिर कॉमन सेंस है, लोग खुद उसको कर सकते हैं। अच्छा, जब ये जो तीसरा जो आउटकम है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इट इज़ कंसिडर्ड इट्स अराउंड 20% ऑफ द पेशेंट्स विद पॉजिटिव कोविड 19 कैन गो इनटू दैट आउटकम। अच्छा, उसके अंदर जो साइटोकाइन स्ट्रोम है, और जो फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है, वो एपिथेलियल लाइनिंग्स, लंग की जो सबसे जो बेसिक पार्ट है उसको एल्वुलाई कहते हैं, उस वक्त को जाके वो डैमेज करता है। फिर एक कंडीशन रेज होती है जिसको कहते हैं ARDS, एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, और यूजुअली ये दोनों लंग्स को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की जो है बहुत कमी हो जाती है, जिसको हाइपोक्सिया कहते हैं, or then patient end up going to the hospital and then escalating the treatment to the other to the IHTU or ITU। अच्छा, जब पेशेंट हॉस्पिटल चला जाए तो उसके अंदर ट्रीटमेंट फिर क्या है? अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, टू बी ऑनेस्ट, द मेन रिक्वायरमेंट इज ऑक्सीजन। जब ये दोनों लंग्स अफेक्ट करते हैं, लंग का जो बेसिक पार्ट है जिसको एल्वुलाई कहते हैं, बेसिकली ऑक्सीजन की जो सारी एक्सचेंज है उस छोटे से पार्ट के अंदर होती है। जब वो अफेक्टेड हो जाए तो फिर जो उसकी एक्सचेंज है वो नहीं हो सकती। दैट्स वाई द बॉडी और द ब्लड बिकम डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए फिर हम सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। फिर वो थोड़ी सी भी हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, ये फिर डिपेंड करता है कि हाउ गुड और बैड इज़ द इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ दैट पर्सन, या उसकी स्टार्ट में ही मैनेज कैसे की जाती है।
अच्छा, ऑक्सीजन के साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम फिर देते हैं, एंटीबायोटिक भी हम देते हैं। उसकी दो रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो ये है कि जब ARDS डेवलप हो जाए, एल्वुलाई के अंदर जो सिक्रीशंस हैं वो कलेक्ट हो जाती हैं, जब इस तरह का एटमॉस्फेयर लंग को मिलता है तो देर आर हाईली चांसेस ऑफ डेवलपिंग सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो उसको कवर करने के लिए एंटीबायोटिक देते हैं। जो उसकी दूसरी रीज़न है वो ये है कि जो मैं शुरू में बात कर रहा था साइटोकाइन स्टॉर्म की, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की, उसके ऊपर भी जो एंटीबायोटिक है दे डू सम इफेक्ट। अच्छा, ये जो इन्फेक्शन है, किसी भी और इन्फेक्शन की तरह अगर ये सीवियर हो तो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं सेप्सिस। जब किसी को सेप्सिस हो तो उसके फिर अपने जो प्रोटोकॉल्स हैं वो इनिशिएट करने चाहिए, और उनमें इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंट्रावीनस आईवी फ्लूइड, ड्रिप के ज़रिए फ्लूइड देना। अगर क्योंकि इसके अंदर सिम्टम्स के अंदर उल्टी, पेट में दर्द भी शामिल है, तो ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो पानी ज़्यादा नहीं पी सकते। एक गिलास पियेंगे, आधा गिलास पियेंगे, वो शायद उनको थर्स्ट इतनी फील ना हो, लेकिन सिंस दे कैन नॉट टॉलरेट इन देयर टमी देन दे वॉमिट, तो वो फिर अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने सजेस्ट करते हैं कि आईवी फ्लूइड दिया जाए। क्यों? क्योंकि किसी भी सेप्सिस के अंदर अक्यूट किडनी इंजरी या किडनीज के अफेक्ट होने के चांसेस बन जाते हैं एज अ पार्ट ऑफ सेप्सिस। उसके अंदर डायलेशन हो जाती है और फिर सप्लाई ब्लड में टू द किडनी कम हो जाती है, और उसके अंदर फिर हाईवी हाइड्रेशन को मेंटेन रखना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, इसके अगला जो स्टेप है ट्रीटमेंट का, वो ये है कि फिर अगर HTU या ITU में अगर चला जाए, फिर उसको इन्वेसिव या नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन जो है वो दी जाती है। नॉन इन्वेसिव का मतलब ये है कि जो बायोपैप या CPAP, जो जो बड़े वाले मास्क होते हैं, हाई फ्लो ऑक्सीजन दी जा सकती है, और कोशिश की जाती है कि पेशेंट को इन्हीं चीज़ों से मैनेज कर लिया जाए। इंट्यूबेट करने पे या वेंटिलेटर पे करने से अवॉइड किया जाता है, क्योंकि इसमें एक एस्पेक्ट ये है कि अगर एक पेशेंट वेंटिलेटर पे चला जाए तो उसका जो वेंटिलेटर से टू कम बैक फ्रॉम द वेंटिलेटर, इट टेक्स लॉन्ग टाइम एज कम्पेयर टू अदर कंडीशंस। इसके अंदर मैंने जो ज़्यादातर पेशेंट्स को देखा है या हमने जो स्टडी की है, एटलीस्ट 10 to 14 days तक पेशेंट हैड टू स्टे ऑन द वेंटिलेटर। तो अगेन ये इसीलिए ये सारी बातें लिंक करती हैं जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हम दिसंबर जनवरी से सुनते आ रहे हैं कि इसके ट्रांसमिशन को रोकना है, स्प्रेड को रोकना है, और वो जो पीक की बात करते हैं ताकि जो रैपिड नंबर ऑफ केसेस हैं वो ना हो, ताकि और यही वजह है कि जब एक रैपिड सर्ज आई है पेशेंट्स की, तो हॉस्पिटल्स के अंदर इन सब पेशेंट्स को मैनेज करना मुश्किल हो गया था। अब ट्रीटमेंट के अंदर जो है न्यूज़ में बहुत सुनते हैं आपके ये डिफरेंट ड्रग्स के ऊपर ट्रायल चल रहे हैं। अब जो ट्रायल है डिफरेंट ड्रग्स के चल रहा है, फॉर एग्जांपल रेडीमिसिविर है जो कि डायरेक्ट एंटीवायरल मेडिकेशन है। अब इसके अंदर जो एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए मैं एक और बात करना चाहूँगा कि जब फ्लू का आउटब्रेक आया था, वो आई थिंक द वर्स्ट वन वाज इन 1929, तो उसके बाद फिर उसकी वैक्सीनेशन वगैरह बननी हुई। तो अब उसके लिए जो ड्रग यूज़ होती है, फ्लू के लिए ड्रग है जो कि डायरेक्ट वायरल एक्टिंग ड्रग है। इस तरह की जो ड्रग है उस चीज़ के ऊपर ट्रायल चल रहे हैं, ताकि एक कम्युनिटी के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर ये ड्रग अवेलेबल हो कि अगर किसी को फिर ये इन्फेक्शन हो ताकि वो ड्रग दी जा सके। अनफॉर्चुनेटली इस टाइम ये ड्रग अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये इट वाज अ फर्स्ट आउटब्रेक, इट हैड नेवर हैपेंड बिफोर विद द सार्स कोरोना वायरस 2। इसकी स्ट्रेन डिफरेंट है इसकी जो दूसरे पहले 2003 और 2012 में हुआ था। अच्छा, आगे जाने से पहले मैं थोड़ा सा देखूंगा कि अगर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आया है या नहीं, तो अदरवाइज फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, क्योंकि ज़्यादातर मैं मेरी फीलिंग है कि लोग जानना चाहेंगे कि आगे फ्यूचर में क्या है और इसकी प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है, और व्हाट शुड बी स्ट्रैटेजीज। अच्छा, इसके अंदर जो किसी भी कंट्री में, किसी भी इलाके में, किसी भी जगह में कोई भी जब एक्सपेक्टेड इमरजेंसी हो या आने आने का एक्सपेक्टेशन हो या आ चुकी हो, तो बेस्ट पॉलिसी इज टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट केस सिचुएशन। अब उसके लिए वर्स्ट केस सिचुएशन के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, उसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं। नंबर वन, पब्लिक अवेयरनेस टू अवॉइड द स्प्रेड, to create the facilities in the hospital
फॉर दोज हु मे एंड अप रिक्वायरिंग द वेंटिलेटर्स, क्योंकि किसी मुल्क के अंदर जो वेंटिलेशन की चीज़ है वो इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती, कुछ इलाकों में लिमिटेड होती है। प्लस गवर्नमेंट की तरफ से या डिफरेंट जो सोसाइटीज़ हैं उनकी तरफ से ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं जिससे सोशल डिस्टेंसेस को मेंटेन रखा जाए और जिससे जो लॉकडाउन की जो बात है उसको अचीव किया जा सके। नाउ अब लॉकडाउन की बात है, उसके अंदर मैंने ऑलरेडी एक रीज़न बता दिया है, लेकिन उसको मैं दोबारा आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करता हूँ कि जो लॉकडाउन का मेन पर्पज़ है वो सिर्फ ये है कि इस डिजीज़ के अंदर जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं दे आर रैपिडली इंक्रीजिंग डे बाय डे। अगर इसी तरह ही अगर चलता रहा तो वो वाले जो पेशेंट हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, अगर वो स्टडीली हॉस्पिटल में जाते रहे तो फिर उनको मैनेज करना किया जा सकता है। लेकिन अगर एकदम से एक सर्च आएगी पेशेंट्स की तो फिर इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द हॉस्पिटल्स टू कोप दैट सिचुएशन, क्योंकि फिर जो सारे रिसोर्सेज हैं वो फिर सारे रिसोर्सेज यूज़ हो जाएंगे उसके अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर जो प्रिवेंशन है, जैसे कि हमारे बहुत से जो लोग हैं पाकिस्तान के अंदर दे कैन नॉट स्टे एट होम, उन्होंने कुछ लोगों ने किसी तरीके से जो जॉब्स हैं वो भी स्टार्ट कर दी हैं। अब इसके अंदर जो एक पब्लिक है या जो एक हेल्थ प्रोफेशनल हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब अगर मैं बात करता हूँ हेल्थ जो प्रोफेशनल हैं जो कि हॉस्पिटल में के अंदर काम करते हैं, they are at highest risk for themselves or for people around them, for their families as well, for people around them। अब उसके लिए जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं वो चीज़ें कर सकते हैं, उसके अंदर सबसे ज़रूरी ये है कि हॉस्पिटल के अंदर प्रोटोकॉल्स या गाइडलाइंस बनाई जाएं, जो कि आई होप दे विल बी देयर इन 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 द हॉस्पिटल्स, के सिर्फ पहले आप ये देखें कि किस लेवल की केयर आपने पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। आपने सिर्फ पेशेंट को एग्जामिन करना है, पेशेंट से सिर्फ बात करनी है, या कि उससे आगे तक आपने कोई इन्वेसिव कोई प्रोसीजर करना है, जैसे कि ब्लड लेना, कैनुला लेना, या जो अनवेल पेशेंट्स होते हैं एनजी ट्यूब पास करना, या इम्पोर्टेंटली जब जिनका जो ARDS में चले जाते हैं उनके लिए जो एयरवे को मेंटेन करना। It all depends on resources. Ideally, it should be PPE for all the patients, जो कि recommendation है, but as most of the countries, it is not happening to see any patient with full PPE. So उन्होंने ये protocols बनाए हैं कि at least surgical mask use करें, वाइजर यूज़ करें जो स्क्रीन आंखों के आगे जो आती है, प्लस गाउन्स यूज़ करें। लेकिन if you have to maintain the airway and doing any invasive procedure for the patient, then you should be full PPE including the FFP3 mask and everything। अच्छा, अब अगर हम पब्लिक के लिए हम बात करें, आई कैन अंडरस्टैंड कि हमारे देखें हर मुल्क का, हर नेशन का, हर रिलीजन का एक एक अपने एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आई कैन अंडरस्टैंड लाइक इन पाकिस्तान अभी आजकल रमज़ान भी चल रहा है, ज़्यादा अरसे के लिए जो लॉकडाउन है उसके अंदर भी डिबेट चलती है कि सस्टेनेबल है या नहीं सस्टेनेबल। तो मैं तो पॉजिटिव बात करने की कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट जो सोशल डिस्टेंसिंग है ये आपके अपने इख्तियार में है, इसको आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब कि अगर आपने अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी से बिलोंग करते हैं, अगर आपने आई एम नॉट श्योर कि क्या अभी सिचुएशन है, लेकिन इन केस अगर आप हॉस्पिटल में विजिट करना है, ऑब्वियसली हॉस्पिटल इटसेल्फ इज़ अ रिस्क टू गो देयर, लेकिन उधर अगर आपने जाना है, अगर किसी से मिलना है हेल्थ प्रोफेशनल है, बिकॉज दैट पर्सन कैन बी अ कैरियर एज आई मैंशनड अर्लियर कि 5-6 दिन तक कोई सिम्टम्स सामने नहीं आते, तो आपने एटलीस्ट 1 to 2 मीटर का डिस्टेंस रखना है। हाथ नहीं मिल कोशिश करें कि इन दोनों हाथ ना मिलाएं, आप वर्बली सलाम कर सकते हैं, विश कर सकते हैं दूसरे को, और साथ फिर जो है आप ग्लव्स पहने, मास्क पहने। मास्क के अंदर भी डिस्कशन बहुत सी होती है कि कौन सा मास्क पहनना चाहिए, कौन सा नहीं पहनना चाहिए। ऑब्वियसली जितना जो इसके अंदर भी एक रिसर्च है कि जो FFP3 है इसके अंदर जो आई थिंक ओनली 1 or 2% पार्टिकल्स कैन ट्रांसमिट थ्रू दैट, तो वो एक कैटेगरी है। लेकिन जो अवेलेबल है मास्क वो यूज़ करें, ग्लव्स यूज़ करें। जो वुड सरफेस है, जो जिस किसी सरफेस के ऊपर ये वायरस चला जाए उसके अंदर कहते हैं कि एटलीस्ट 48 to 72 आवर्स तक की थॉट है कि वो रहता है।
और रैपिडली हैंड वॉश करें। इसमें भी सबसे जो बेस्ट चीज़ है, मैं कहता हूँ कि पानी पानी और सोप से आप यूज़ करें। ये वो सारी चीज़ें जो आप लोगों ने की हैं, लेकिन इस पर थोड़ा सा एम्फसाइज इसलिए करूँगा कि ये चीज़ें हैं, मैं मानता हूँ आप सबको ऑलरेडी पता होंगी, लेकिन ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हफ्ता करेंगे, 2 हफ्ता करेंगे, फिर आप बंदा कहता है कि आप लेट्स डोंट डू इट, देयर इज नॉट मच एडवांटेज, बट इम्पोर्टेंटली इट इज़ वेरी यूजफुल। यू शुड बी following all these guidelines to prevent the spread, to prevent that peak, to flatten the curve। और उसकी मैंने रीजंस बताई है, रिसोर्सेज और ऑनलाइन और सारा। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर आगे इसमें अगर हम जाया जाए, अगर हम इसमें अब आगे चला जाए, अब ये वायरस काफ़ी महीनों से चल रहा है। अब लोग बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, लोग बात करते हैं इसकी इम्यूनिटी की, लोग बात करते हैं इसकी वैक्सीनेशन की। अच्छा, along with all the researches for medication, वैक्सीन के ऊपर भी रिसर्च चल रही है, और उसके जो जेनर एंड ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप है, वो लोग एक इसके ऊपर ट्रायल कर रहे हैं। उन्होंने ऑलमोस्ट मिड मई तक 500 मरीजों को उन्होंने हायर करना है, और उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, अब वैक्सीन और इम्यूनिटी से रिलेटेड बात करने के लिए अगेन, क्योंकि दैट इज़ द सेकंड पार्ट विच इज़ ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट पार्ट टू डिस्कस अबाउट कोविड-19। इसको बात करने से पहले थोड़ा इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो समझना पड़ेगा। अच्छा, अब इम्यूनिटी मेनली 2 तरह की होती है। एक इम्यूनिटी इनेट इम्यूनिटी है, जिसकी मैंने बात कर ली है कि इट इज़ अ नेचुरल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी एंड इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू वन पर्टिकुलर वायरस। कि अगर वायरस अंदर बॉडी के अंदर गया है, तो जो फौरन जो फर्स्ट रिस्पॉन्स बॉडी का होगा, वो उस स्पेसिफिक उस वायरस के लिए नहीं होगा। दैट विल बी जनरलाइज रिस्पॉन्स लाइक एनी अदर इन्फेक्शन। अच्छा, उसके लिए जो दूसरी जो टाइप है इम्यूनिटी की, उसको कहते हैं अडॉप्टिव इम्यूनिटी। अब अडॉप्टिव इम्यूनिटी जो है वो भी अब 2 तरह की है, जिसके अंदर एक को कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी और एक को कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। जो एक्टिव इम्यूनिटी है, अगर एक वायरस बॉडी के अंदर आया है एंड इफ इट स्टेज देयर फॉर सम टाइम, तो बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है उसके अंदर मॉडिफिकेशन होती है एंड देन इट स्टार्ट टू मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट वायरस। अब इम्यूनिटी के अंदर 2 कंपोनेंट है, एक एंटीबॉडी मेडिएटेड है और एक जो सेल मेडिएटेड एंटीबॉडी। जो इन्फेक्शन से रिलेटेड एंटीबॉडी मेडिएटेड इज इंपॉर्टेंट, विच वी विल बी टॉकिंग अबाउट, एंड दैट इज यूज्ड बेसिकली फॉर द वैक्सीनेशन। जो दूसरी इम्यूनिटी है कि जब एंटीबॉडीज़ बन जाएं, फिर जब वैक्सीन अवेलेबल हो, जब किसी को आप वैक्सीनेशन करते हैं या इम्यूनाइजेशन करते हैं, तो उसकी बेस के अंदर, उसकी बेस पर जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, उसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। अच्छा, अब ये इस पैसिव इम्यूनिटी के लिए जो ट्रायल्स हैं वो चल रहे हैं। यहाँ पे एक दो चीज़ों को मैं जो है मेंशन करना चाहूँगा कि वो ये है कि जो जो वैक्सीन है, अब 2 इसमें कंसर्न्स जो हैं वो रेज्ड किए गए हैं। उनमें से एक कंसर्न तो ये है कि जो पैसिव इम्यूनिटी है, क्योंकि जब एक किसी को इन्फेक्शन होता है ये वायरल का, तो बॉडी के रिस्पॉन्स में उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं, लेकिन उस एंटीबॉडी का भी एक देयर शुड बी अ सर्टेन लेवल। स्टार्ट में एक आईजीजी का स्पाइक मिलता है, अगर वो डिटेक्ट हो जाए बॉडी में, तो वो लैब टेस्ट के अंदर आ जाता है। लेकिन देखा ये भी गया है कि कुछ लोगों को जिनको इन्फेक्शन हुआ है, ये जो भी मैं सारी बात कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जिनके माइंड में ये क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग द री इन्फेक्शन, कि ये दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है या नहीं। तो जो जो एंटीबॉडी का एक सर्टन लेवल होना चाहिए टू टू अचीव द एडिक्वेट इम्यूनिटी। अब देखा ये गया है कि उन पेशेंट्स जिनके ये वायरस जिनको अफेक्ट किया, जो इन्फेक्टेड हुए हैं, लेकिन लेटर ऑन जब उनकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज चेक की गई हैं, तो वो स्टिल द टेस्ट वाज नेगेटिव। तो इससे ये साबित होता है कि एक जो बॉडी के अंदर जो हिट है उसके वायरस की, दैट शुड बी सिग्निफिकेंट, कि उसके जो वायरल लोड है बॉडी के अंदर वो एक सर्टेन अमाउंट तक आना चाहिए टू अचीव द एडिक्वेट इम्यूनिटी। अच्छा, एक तो ये पॉइंट है। जो दूसरा पॉइंट है वैक्सीनेशन से रिलेटेड, वो है कि ऑलरेडी अगर किसी बॉडी के अंदर अगर कोई इम्यून हो जाता है,
ड्यू टू द वायरस, उसके अंदर अगर एंटीबॉडी अगर ऑलरेडी मौजूद है, उस पेशेंट को अगर दोबारा वैक्सीन दी जाए या उस पेशेंट को अगर दोबारा इन्फेक्शन हो, तो उस एंटीबॉडी जो ऑलरेडी जो मौजूद है वो उसको किल करने की बजाय उसको इन्हांस करके एक सीवियर किस्म का इन्फेक्शन जो है वो आपकी बॉडी को दे सकती है। और इस सारे फिनोमेना को कहते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हांसमेंट। ये रिसर्चर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर कि दे विल बी कंसिडरिंग दैट एज वेल, क्योंकि इसको समझाने का जो सबसे आसान तरीका वो ये है कि आपको डेंगू फीवर का या डेंगू वायरस का तो अंदाज़ा होगा कि कितना अरसे से ये चल रहा है। इसके अंदर भी स्टार्ट में जब ये आया और जब इसके से रिलेटेड एंटी ये वैक्सीनेशन वगैरह की बात चली, तो अनफॉर्चुनेटली दे कुड नॉट स्टिल मेक द वैक्सीन विच इज़ अप्रूव्ड बाय एफडीए। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर ये रिस्पॉन्स देखा गया था कि जिनको री इन्फेक्शन होता है या वैक्सीनेशन जिनको दी गई उनके अंदर सीवियर किस्म के डेंगू के सिम्टम आए थे। तो इसके अंदर अभी तक ये कंफर्म बात की नहीं जा सकती, लेकिन ये कंसर्न रेज हुए हैं इसकी वैक्सीनेशन से रिलेटेड। आई एम श्योर रिसर्चर्स विल बी वर्किंग ऑन दैट एज वेल। और अगर हम पुराना जो पैटर्न है इस फैमिली का, उसको अगर हम फॉलो करें, तो ये वबा अभी जो दूसरे वायरसेस हैं उनकी एक एक दफ़ा आई है, दोबारा वबा आने की उसको अगर फॉलो करें चांस कम है। लेकिन अभी ये इट विल बी टू अर्ली टू से। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये, और दुआ करते हैं कि ये दोबारा से ये वबा ना आए, अगर इसके हम पुराने पैटर्न को फॉलो किया जाए। और जब अगर आए तो होपफुली तब तक हमारे पास जो एंटी वायरल जो डायरेक्टली एंटी एक्टिंग एंटी वायरल्स हैं, जो वायरस को डायरेक्टली किल करती हैं एज इन द फॉर्म ऑफ एंटी वायरल्स, वो तब तक जो है रिसर्चर्स होपफुली दे विल डेवलप दोज मेडिकेशंस। उस वक्त तक वैक्सीनेशन के ऊपर काम होगा। इन माई ओन ओपिनियन के द बेस्ट वे फॉरवर्ड इज़ टू अवॉइड द स्प्रेड। लोगों के अंदर ये जो है जो वायरस है ये थोड़ा मतलब इतना रैपिडली स्प्रेड करने से हमें इसको रोकना चाहिए। प्लस इसके से रिलेटेड जो हॉस्पिटल के अंदर केयर है उसको एडिक्वेट बनानी चाहिए। जो लोगों की जो प्रिवेंशन है उसकी जो सारे प्रोटोकॉल्स या स्ट्रैटेजीज हैं उनको डेवलप होना चाहिए। एंड ऑन द अदर साइड जो इसके ऊपर जो काम है जो एंटी वायरल रिलेटेड, वो वैक्सीनेशन से रिलेटेड, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये एक ब्रीफ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन थी जो कि मैं शेयर करना चाह रहा था, जिसमें हमने बात की है इस वायरस की थोड़ी सी बैकग्राउंड इसकी, फिर हमने बात की है कि ये बेसिकली स्प्रेड कैसे करता है और फिर ये इन्फेक्ट कैसे करता है पेशेंट्स को, और उसके आउटकम पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। फिर हमने बात की है कि इसकी जो प्रिवेंशन है वो कैसे की जा सकती है। फिर हमने बात की है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की, जो कि वैक्सीनेशन और एंटी वायरल से रिलेटेड है। करंटली अभी तक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इसके कोई ड्रग्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, डिफरेंट ट्रायल चल रहे हैं। फिर इसमें बात की जाती है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, यस द हेल्दी फूड इज़ इम्पोर्टेंट टू अचीव गुड इम्यूनिटी। विटामिन सी को कहा जाता है कि इट डज अचीव इम्यूनिटी, लेकिन ये चीज़ें इस बीमारी को क्योर नहीं करती। यस आपकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती हैं, ये दे कैन वर्क एज एन एंटीऑक्सीडेंट। ये सिर्फ इस वायरस के लिए नहीं, इन जनरल एक हेल्थ के लिए भी ये अच्छी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं। तो बेसिकली ज़्यादातर तो मैंने यही बात करनी थी। और अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन कोई पूछना चाहता है तो आई एम हैप्पी टू आंसर दैट। इसमें एक मेरी नज़र से गुजरा था, किसी ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि इज़ इट एयरबॉर्न और इज़ इट नॉट एयरबॉर्न, क्योंकि एयरबॉर्न की जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की जो मैनेजमेंट है इट बिकम्स इंटायरली डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू द ड्रॉपलेट्स। अब एयरबॉर्न इसका मैं ऑलरेडी थोड़ा सा बता चुका था, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि ये एयरबॉर्न डिजीज़ नहीं है, ये ड्रॉपलेट बॉर्न है। इसका जो स्लाइटली डिफरेंस है वो ये है कि जो इसका साइज़ है इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, जिसकी वजह से इट डज एग्जिस्ट प्रिटी मच लॉन्गर एज कम्पेयर टू अदर वायरसेस। So what could be the impact, as now it is recognized as FAO for COVID-19? So reverse immunization, I hope you're talking about the same thing which I mentioned कि जो एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हांसमेंट से रिलेटेड, अब आई होप उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं बाय FAO फॉर COVID-19। सो इसका जो इम्पैक्ट है ऑब्वियसली जब ये कंफर्म हो गया कि यस दिस थिंग डज एग्जिस्ट, तो दैट विल बी समथिंग विच इज़ वरीसम। लेकिन
दिस सेम थिंग इज हैपनिंग विद द डेंगू फीवर, वो भी हर सीजन में आता है। अब इसीलिए इसके जो इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले किया जा सकता है वो प्रिवेंशन का है, इसके स्प्रेड को जो रोकना है वही उसी का एक इम्पोर्टेंट रोल है। और मेरे ख्याल में उसकी बेस करके के ऊपर ही जो है इस चीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है। फिर देन थिंग्स विल बी स्लाइटली ट्रिकी एट दैट पॉइंट, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है, इसके ऊपर बात चल रही है क्योंकि वैक्सीनेशन के ऊपर अभी रिसेंटली जो है ये ट्रायल स्टार्ट हुए हैं। और इवन पाकिस्तान के अंदर भी जो है प्लाज्मा एक्सचेंज या जो प्लाज्मा से जो एंटीबॉडी एक्सट्रैक्ट करना है उसके ऊपर भी ये रिसर्च चल रही हैं। तो जब तक इसके आउटकम्स सामने नहीं आते हम इस पर भी बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोरोना वायरस के ऊपर बात की जाए तो इन जनरल बहुत सिंपल और छोटी सी बात वो ये है कि आपने प्रिवेंशन करनी है, इसको स्प्रेड को रोकना है और अपना जो इनिशियल सिम्टम्स है उसको ओवरकम करने की कोशिश करनी है। और होपफुली इससे जो है चीज़ें वर्सन की तरफ नहीं जाएंगी। एक और सवाल है, is this true that corona have 3 or 4 types? Yes, coronavirus has got, I mean, which I am aware of, which I have heard is there are about 7 types of coronavirus. उनके अंदर जो 4 जो types हैं, they have not had any the epidemic outbreaks, उसको वबा की सूरत में वो नहीं फैले वो, और उनकी जो इंटेंसिटी है या उनकी जो सिविरिटी है दैट इज़ वेरी लेस। लेकिन जो 3 टाइप्स हैं जिनका जिक्र हुआ है, SARS कोविड 1, कोरोना वायरस 1, MERS, और अभी आजकल जो चल रहा है कोरोना वायरस 2 जो है, दे आर टेस्ट फॉर कोरोना इज पॉजिटिव देन इट इज नेगेटिव, हाउ कैन इट बी दैट वंस द टेस्ट। सो ये जो वायरस है, जब हम ये किसी ने टेस्ट क्वेश्चन पूछा जी, हाउ कैन इट बी दैट वंस द टेस्ट फॉर कोरोना वायरस इज पॉजिटिव एंड देन इट इज नेगेटिव। अच्छा, जो टेस्ट है ना वो 2 तरह के होते हैं। अब एंटीबॉडीज कुछ होती हैं जो कि एक एक्यूट इन्फेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, कुछ एंटीबॉडीज होती हैं जो कि क्रोनिक को रिप्रेजेंट करती हैं, और एक टेस्ट होता है जिसको RNA PCR कहते हैं। दिस वायरस इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, तो उसको डिटेक्ट करती हैं। अब किसी के अंदर अगर एक्टिव इन्फेक्शन है, यही वजह है कि हम जो टेस्ट करते हैं, स्वाब टेस्ट करते हैं, नेजल या ओरल म्यूकोजा या सिक्रीशन से लेकर उनको हम लैब के अंदर भेजते हैं। तो अगर वो पार्टिकल या RNA जो जो वायरस है जब इंसान के अंदर जाता है तब वो एक्टिवेट हो जाता है और वो फिर उस PCR के थ्रू डिटेक्ट हो जाता है। PCR बेसिकली एक वो टेस्ट का इसका मैकेनिज्म ये होता है कि एक स्मॉल पार्टिकल को ये मल्टीपली उसको रिप्लाई उसकी कॉपीज बना के उसको एक बड़ा करता है ताकि वो फिर उसको देखते हैं और उससे कंफर्म होता है। तो अगर वो एक्टिव है किसी का तो वो यस इट विल कम बैक एज पॉजिटिव, और अगर किसी का अंदर वो एक्टिव नहीं है, वो RNA नहीं है, तो वो इट विल बिकम नेगेटिव। इसके अंदर एटलीस्ट इट टेक्स 14 days टू कम बैक नेगेटिव। इसके अंदर बल्कि इस क्वेश्चन से एक और चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, हॉस्पिटल्स के अंदर देयर शुड ऑल्सो बी द प्रोटोकॉल्स के एक अगर पेशेंट है जो कि पॉजिटिव टेस्ट के साथ आया है, जब वो अपने सिम्टम्स को रिकवर कर गया तो उनके डिस्चार्ज की जो प्लानिंग है वो भी होनी चाहिए कि पेशेंट शुड बी मतलब टू बी ऑनेस्ट there is no hard and fast guideline, but most of the hospitals they are using that if someone is asymptomatic and if the test is negative then they can be discharged home. लेकिन जो कि पॉजिटिव हैं लेकिन asymptomatic patients हैं, they can stay at home because they can be the first category of the outcome if someone is getting the infection. It mean it will happen again and again. So किसी ने एक क्वेश्चन पूछा है, I cannot say it will happen again and again. इसका सिंपल आंसर ये है, लेकिन अगेन इन चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं कि पुराने जो कि पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो कोरोना वायरस फैमिली के अंदर ही जो 2 आउटब्रेक्स हुई हैं, दे डिड नॉट अपीयर अगेन एंड अगेन। तो इसके लिए भी ये फर्स्ट टाइम दिस हैज आउटब्रोक एज फर्स्ट टाइम, सो आई थिंक टाइम विल टेल अस इज इट गोइंग टू हैपन एंड अगेन। और उस वक्त तक आई होप कि एंटीवायरल मेडिकेशंस आ जाएंगी, कुछ वैक्सीनेशंस आ जाएंगी, तो विल सी। हाउ कैन इट बी दैट वंस द टेस्ट फॉर कोरोना वायरस पॉजिटिव देन इट इज़ नेगेटिव। तो वो मेरे ख्याल में इस क्वेश्चन रिपीट हुआ आई थिंक, लेकिन को बार बार हो सकता है। ये उस्मान ने पूछा है क्या डॉक्टर साहब ये इंसान को बार बार हो सकता है? हो सकता है।
अब उसके आउटकम क्या होंगे? अगर तो आपकी बॉडी इम्यून है और अगर वो रिवर्स जो मैंने मैकेनिज्म की बात की थी, एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हांसमेंट, अगर वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता तो फिर देन बॉडी विल रेजिस्ट अगेंस्ट दैट री इन्फेक्शन। लेकिन अगर उसी एंटीबॉडी ने उसको वायरस को फैसिलिटेट किया टू इन्फिल्ट्रेट इनटू द लंग्स एंड टू इन्फिल्ट्रेट एंड फॉर दिस मैकेनिज्म, तो यस देन देयर कैन बी सीवियर आउटकम्स। लेकिन अभी तक सिंस इट इज़ फर्स्ट आउटब्रेक, जो री इन्फेक्शन है उसके केसेस अभी तक इतने देखने में नहीं आए। Beside the social distancing, how could we enhance the immunity of kids with reference of COVID-19? Uh, with reference of COVID-19, I don't personally believe that there is any specific thing to enhance the immunity. जब हम इम्यूनिटी को इन्हेंस करने की बात करते हैं, इसके व्हाट रिसोर्स वी हैव टू इंक्रीज इम्यूनिटी इन एडल्ट्स, एडल्ट्स के और चिल्ड्रन दोनों को इन्होंने बात की है। कोई भी जो इम्यूनिटी को इन्हेंस करने के लिए जो चीज़ है वो स्पेसिफिकली कोविड-19 के लिए इन माय ओन नॉलेज नहीं है। जो फाइटोकेमिकल्स जो न्यूट्रिशंस हैं, दे आर हेल्पफुल टू बूस्ट द इम्यूनिटी। विटामिन सी इज हेल्पफुल टू बूस्ट द इम्यूनिटी, नॉट स्पेसिफिकली फॉर कोविड-19। इट कैन बूस्ट इम्यूनिटी फॉर एनीथिंग। एक और स्पेशली अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया, दे आर अफेक्टेड, देन उसको जो रिकवरी फेज में भी जो इम्यूनिटी है इंसान की, वो एक हेल्प करती है आपको। ह्यूमन से एनिमल को हो सकता है। इसके जो इस वायरस से रिलेटेड स्टार्ट में जो बात हुई थी वो यही थी कि एनिमल टू ह्यूमन आया, ह्यूमन से देन ह्यूमन टू ह्यूमन हुआ। सो आई पर्सनली हैव नॉट रेड एनीथिंग अबाउट दैट, बट आई बिलीव दैट if it has originated from the animals, then I expect it can go back to the animals as well. So is this virus comparable to SARS or to the seasonal flu? सो SARS से तो डेफिनेटली कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि ये SARS का पार्ट 2 ही ये इसके टाइप 2 ही है, जो कि दिसंबर 2019 से आउटब्रेक हुई है। SARS को बेसिकली इट वाज नोन एज आउटब्रेक इन 2003, जिसको कहते हैं SARS कोरोना वायरस 1। और सीजनल फ्लू से थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं इसको ये कहूँगा कि जो सीजनल फ्लू है वो ज़्यादातर टर्म यूज़ होती है फ्लू फ्रॉम द इन्फ्लुएंजा वायरस, जो कि ऑलरेडी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे सालों में मौजूद है। बहुत से लोग इसके अगेंस्ट इम्यून भी हैं और इसके लिए वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है, अब तो इसके लिए ड्रग्स भी अवेलेबल हैं। तो इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट सिम्टम्स। जो इनकी जो इसकी जो स्पेसिफिसिटीज़ हैं उसके लिहाज से डिफरेंट है। लेकिन अगर सिम्टम्स की हम बात करें तो सिम्टम्स दोनों में दे आर प्रीटी मच सेम, उनमें इसी तरह प्रेजेंट करता है। फ्लू के अंदर भी जो पेशेंट्स हैं दे एंड अप इन हैविंग द लंग इन्फेक्शंस, सीवियर लंग इन्फेक्शंस, लेकिन फ्लू इज मोर नोन टू फॉर अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन। कोविड-19 इज मोर नोन फॉर बोथ, इट अफेक्ट्स अपर एंड लोअर। सर कोविड-19 का जो टेम्परेचर आजकल जो चेक हो रहा है वो लाजमी तो नहीं है कि वो वायरस में मुब्तला हो, कैन यू एक्सप्लेन? ये एक अच्छा क्वेश्चन है इस प्रोस्पेक्ट से कि दैट्स ट्रू कि टेम्परेचर की रीज़न इज़ नॉट ओनली कोविड-19, टेम्परेचर के 100 वजूहात हैं। लेकिन इसको हम आजकल जिस नज़र से देख रहे हैं कि जैसा कि हमने प्रिवेंशन की बात करते हैं, पार्ट ऑफ द प्रिवेंशन इज़ द आइसोलेशन। और मेरा ख्याल है और दूसरा एस्पेक्ट हमने जो बात की है कि इफ़ पेशेंट इज़ इवन एसिम्प्टोमेटिक दे कैन इवन डू वायरल शेडिंग और स्प्रेड करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आजकल अगर इस सीज़न के अंदर किसी को भी अगर टेम्परेचर हो रहा है तो उसको हमें वी शुड कंसिडर हाई रिस्क पेशेंट कैरिंग एज अ कैरियर ऑफ द कोविड-19। तो हमें उसको फिर कोविड-19 की जो लाइन है उसके ऊपर हमें उसको मैनेज करना चाहिए। एंड पेशेंट इफ पेशेंट इज़ वेल, एज आई एम सेइंग, कि इसकी जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादातर 80% पेशेंट्स के अंदर घर के अंदर ही है, जिसके अंदर IV जो फ्लूइड हाइड्रेशन है, पानी की जो हाइड्रेशन है, पैरासीटामोल्स हैं, खुद को आइसोलेट रखना है ताकि ये डिजीज़ दूसरों तक स्प्रेड ना कर सके। सो अभी व्हाट शुड अ पर्सन डू इफ़ ही और शी फील्स एग्जॉस्टेड?
Exhaustion is one of the symptoms for any kind of infection. उसके अंदर ये कोविड-19 भी आता है, जैसे कि मैंने मेंशन किया है. अगर टेम्परेचर है, someone is feeling exhausted, tired, body pains, loss of smell and taste sensation, तो उसको फिर ये कोविड-19 से रिलेटेड लाइंस पर उसको मैनेज करना चाहिए. अच्छा, तो ये हैं. इसके अलावा अगर और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकता है. आई एम स्टिल लाइव फॉर फ्यू मोर मिनट्स. तो आई होप कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें कुछ बेटर हुई होगी. इट्स एज आई वाज सेइंग कि आई मीन आई कैन अपोलोजाइज दैट कि इसमें थोड़ी सी मुझे मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी यूज़ करनी पड़ी है और मैंने बेसिक भी यूज़ किया है. मोस्ट ऑफ यू विल बी ऑलरेडी अवेयर, सो इट डिपेंड्स कि हु इज़ वाचिंग दैट. फीवर, पोलन एलर्जी रिलेटेड रिस्पिरेटरी एंड कोविड-19 इन्फेक्शन. अच्छा, किसने क्वेश्चन पूछा हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन हे फीवर, पोलन एलर्जी रिलेटेड रिस्पिरेटरी सिम्टम्स. सो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि किसी को अगर एलर्जी वाला जो पेशेंट है और जिसको कोविड-19 है, इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है. तो सबसे पहले तो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है कि अगर अगर किसी को, इफ़ समवन हु इज़ नॉट नोन टू हैव एलर्जी, उसको ये सिम्टम्स एलर्जी जैसे सिम्टम आ जाएं, तो उसको फिर हम एज अ उसको वेटेज ज़्यादा होगी कि ये इट्स मोर टुवर्ड्स द कोविड-19 उसके लाइन में. अगर किसी, इफ़ समवन इज़ ऑलरेडी नोन टू हैव एनर्जी एलर्जी, तो उसको जो एलर्जी के उसको खुद पता होगा कि किस सीज़न में मुझे होता है, किन किन चीज़ों से मुझे एलर्जी है, और ज़्यादातर मुझे सिम्टम वो खुद पेशेंट खुद आपको हिस्ट्री के अंदर डिफ्रेंशिएट करके बता देगा कि डॉक्टर साहब दिस टाइम आई एम फीलिंग डिफरेंट. पहले जब मुझे एलर्जी होती थी डिफरेंट था, अभी जो होता है वो डिफरेंट है. लेकिन एज वी आर एमिंग फॉर प्रिवेंशन, वी आर एमिंग के दूसरों तक ये स्प्रेड ना हो. स्टिल अगर किसी को एलर्जी वाले सिम्टम भी आ रहे हैं तो उसको चाहिए कि अगर वो जितनी एहतियात कर रहा है उससे थोड़ी वो ज़्यादा एहतियात करे. और इसका मैं हमें दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल आंसर आई कैन गिव, क्योंकि इसमें फिर अस्थमा से रिलेटेड बात कर रहे हैं की जाती है. यस, जैसे अस्थमा के पेशेंट हैं, दमे के जो मरीज़ हैं, उनको भी एक हाई रिस्क के ऊपर कंसिडर किया जाता है. उसके मैं समझता हूँ कि मेन रीज़न ये है कि उनके जो लंग्स हैं दे ऑलरेडी हैड बीन स्ट्रगलिंग, तो उनको जरूरी है. इसके अंदर एक और जो चीज़ थोड़ा सा मैं टच कर सकता हूँ या बात कर सकता हूँ वो ये है कि हु आर द हाई रिस्क पेशेंट. सो हम एल्डरली पेशेंट्स को हाई रिस्क कंसिडर करते हैं. पेशेंट हु आर ऑलरेडी नोन टू हैव लंग डिजीजेज या जिनको ऑलरेडी फेफड़ों का मसला है, उनको हम हाई रिस्क कंसिडर करते हैं. द पेशेंट्स आर हु आर इम्यूनो कम्प्रोमाइज, स्पेशली जो किडनी के ट्रांसप्लांट या एनी ट्रांसप्लांट के जो पेशेंट हैं, दे आर ऑन लॉन्ग टर्म इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशंस. अगर आप मेडिकल प्रोफेशन है, यू विल नो दे विल बी ऑन MMF, माइक्रोफिनोलेट है, टेक्रोलाइमस है, और जो स्टेरॉयड है, स्टेरॉयड इटसेल्फ इज अ इम्यूनो कम्प्रोमाइज ड्रग. तो उस ये वाले पेशेंट्स को भी हाई रिस्क कंसिडर किया जाता है. उनकी जो आइसोलेशन का जो क्राइटेरिया दैट शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट, उनको फ़ौरन करना चाहिए. सर कोविड-19 की कोई वैक्सीन तो बनी नहीं है, तो ये जो पेशेंट्स हैं ये कैसे रिकवर कर रहे हैं. सो जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन इज़ नॉट द ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज़. वैक्सीन इज़ द प्रिवेंशन फॉर गेटिंग द डिजीज़. तो वैक्सीन का तो ये है. लेकिन अगर आपके सवाल को मैं थोड़ा सा इस तरह से लूँ कि ये पेशेंट रिकवर कैसे कर रहे हैं, कि ये अगर इनको कोई स्पेसिफिक जो अगर डायरेक्टली एक्टिंग एंटीवायरस अगर नहीं है तो फिर वो रिकवर कैसे कर रहे हैं. एक वायरल इन्फेक्शन का एक अपनी एक उसका एक मैकेनिज़्म है. और इस कोविड-19 से रिलेटेड जो दूसरों से इसको डिफरेंट भी करता है वो ये है कि इसका जो ड्यूरेशन है अनवेलनेस की, इट इज़ अराउंड एटलीस्ट 15 डेज. तो 15 डेज के अंदर इसको कम से कम लगते हैं. इसका अपना एक नेचुरल एक बॉडी का रिस्पॉन्स है, एक नेचुरल बॉडी मैकेनिज्म है कि इन्फेक्शन अंदर आता है. जो मैंने शुरू में बातें की हैं इनेट इम्यूनिटी से रिलेटेड, फिर उसके अंदर अडॉप्टिव इम्यूनिटी होती है, फिर वो जो एक साइटोकाइन स्ट्रॉम जिसकी मैंने बात की थी कि जब ये इम्यूनिटी बॉडी क्योंकि दो तरह से रिस्पॉन्ड करती है, एक साइटोकैन मेडिएटेड और एक एंटीबॉडी मेडिएटेड. एंटीबॉडी मेडिएटेड तो वो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, साइटोकैन स्ट्रॉम से वो बनता है. फिर इसका एक पूरा मैकेनिज्म है जिसके जैसे सिम्टम्स आते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बॉडी से रिजॉल्व होती है वो चीज़, और फिर पेशेंट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द रिकवरी. तो इसमें और if there are any more questions I'm happy to take, but look,
मैं मतलब ऐसा है कि हम looks like we have covered most of the aspects related to this COVID-19. Yes, I can understand कि it is kind of difficult time जब आपको पता ना हो कि किस तरह से चीज़ें किस तरफ चीज़ें जाएंगी, जब आपके पास अवेलेबिलिटी ना हो. थिंग्स डज टेक सम टाइम. जैसे कि फ्लू की मैंने बार बार एग्जांपल दी है, उससे हम थोड़ा सा लेसन्स लर्न कर सकते हैं कि कुछ सालों बाद उसकी ड्रग जो है वो यूज़ में आई है, स्टेलमीवीर के नाम से जो आती है. उस वो डायरेक्टली एक्टिंग एंटीवायरल ड्रग है. अब इसी तरह ये जो कोविड-19 है, इससे रिलेटेड डायरेक्टली एक्टिंग एंटी एक्टिंग एंटीवायरल है, जो कि आजकल जिसके ट्रायल चल रहे हैं, रेमडेसिविर है. कुछ डिफरेंट ट्रायल्स पीछे हुए हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उसका कोई इतना इफेक्ट नहीं है. रेमडेसिविर के बारे में भी कहते हैं कि इसमें जिन पेशेंट्स ने ये ली है, उनकी जो रिकवरी है वो विद इन 10 to 11 days. जिन्होंने नहीं ली, जो ट्रायल उन्होंने कंपैरिजन किया, उनकी जो रिकवरी का टाइम है, इट टुक अराउंड 15 to 16 days. So is passive immunization possible to treat coronavirus as well? Have heard that China treated patient with this method. That's a very good and technical question. So this was what I was mentioning earlier about the antibody. So direct answer to that question is, unfortunately, again, since this is new disease, trials are still going on. Yes, in China and even in Pakistan, they are doing trial on that. So what this actually is, the passive immunity. जैसे कि मैंने passive immunity की बात की थी कि आपको जो पेशेंट रिकवर करते हैं, ठीक है, उनके बॉडी रिस्पॉन्स के से जो एक्टिव इम्यूनिटी की बेस पे जो एंटीबॉडीज बनती हैं, उन एंटीबॉडीज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ह्यूमन ब्लड से, जो कि इन्फेक्टेड पेशेंट है, और उनको फिर प्रोसेस करके जो सीवियरली, ये ट्रायल बेसिकली किया गया कि सीवियरली जो अनवेल पेशेंट्स हैं उनके ऊपर, उनको फिर वो इंजेक्ट करते हैं. अभी तक इसका जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा पब्लिकली इतना शेयर नहीं हुआ, लेकिन कहा जाता है कि उससे लोगों रिस्पॉन्ड किया है, लेकिन स्टिल इट इज़ इन द ट्रायल फेजेस. बेसिक ट्रायल से रिलेटेड मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि किसी भी ड्रग को मार्केट में आने के लिए या अप्रूव होने के लिए उसको ट्रायल से गुजरना पड़ता है, और देयर आर अराउंड 5 phases फॉर द रिसर्चर्स. जो भी वैक्सीन है, ड्रग है, उसके 5 phases होते हैं. जो वैक्सीन से रिलेटेड है वो आई थिंक इस इन फेज 2 नाउ अडेज. उसको वो कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक के थ्रू वो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन विल सी कि व्हाट विल बी द आउटकम. Okay, so I know this is irrelevant. So what do you say? When can we return to normal? Uh, to be honest, it is not irrelevant. It is very relevant question. क्योंकि जैसा कि शुरू में मैंने कहा था कि हर कल्चर, हर मुल्क का एक अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं. कुछ लोग सस्टेन कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते. इट इज़ डिफ़िकल्ट. लेकिन मैं पर्सनली अगर मैं इसका आंसर करूं तो मेरा अपने ओपिनियन में ये है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर जो एक्सपेक्टेड पीक है, वो कह रहे हैं कि 2nd to 3rd वीक ऑफ मई है. उस वक्त तक अगर हमने ये प्रिवेंटिव सारी मेजर्स हमने कर ली और हमने एक पीक को फ्लैटन कर लिया अपन, ताकि हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर जो कैपेसिटी है, ये जो उसको हमने मेंटेन रख लिया, तो आई एम लुकिंग के इसको फिर आगे नॉर्मलाइज की तरफ लिया जा सकता है. लेकिन एक बात आई कैन से फॉर श्योर कि फॉर थिंग्स टू गेट नॉर्मलाइज, दे वोंट गेट नॉर्मलाइज स्ट्रेट वे. इट शुड डन इन द स्टेप वाइज मैनर. कि अगर कंप्लीट फुल लॉकडाउन है, फिर आप उसको स्टेप वाइज आप उसको ट्राई टू ब्रिंग इट टू बैक टू नॉर्मल. अभी आवाज़ का कुछ कह रहे हैं, लेकिन आई होप के क्वेश्चन से मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को आवाज़ आ रही थी, मोस्ट ऑफ देम. अच्छा, एनी अदर क्वेश्चन इफ़ यू वांट टू आस्क? आई थिंक वी हैव टॉक्ड एनफ अबाउट दिस नाउ. अगर कोई और कोई क्वेश्चन पूछना चाहे, आई थिंक दिस सेशन विल स्टिल रिमेन ऑन द IBL हेल्थ केयर पेज. आप उस पर दोबारा जा सकते हैं और उस पर आप कमेंट कर सकते हैं. एंड आई होप द मैनेजमेंट टीम दे विल फॉरवर्ड मी द क्वेश्चन, और अगर मैं उस पर आंसर कर सका तो करूँगा. और आखिर में यह है कि आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह पाक हम सबको इस वबा से महफूज रखें, और हम को इस जल्दी से इस वबा से
हमें छुटकारा हासिल हो। लेकिन ऑन द पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव नोट कि ये है कि इसमें जो ज़्यादा अनवेल पेशेंट है जिनको हाईलाइट किया जाता है, दे आर अराउंड नॉट मोर देन 20%, ये एक्सपेक्टेशन है। बट सिंस इट इज़ न्यू इन्फेक्शन, so what exactly will be the outcomes, so we'll have to wait and we'll see how things go. But I think the role of researchers is very, very important, and the role of the governments is very, very important to maintain the social distancing, lockdowns, and the preventive measures. आई होप कि आपने ये सेशन से यूज़फुल होगा, और अल्लाह पाक आप सबको महफूज रखे और दुआ में याद रखें। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, एंड अल्लाह हाफिज़। And finish it from here. Thank you very much, Jazakallah. Allah Hafiz.